कार्टिलेज, कार्टिलेज में लिखिएगा another type of connective tissue cartilage has widely spaced cells another type of connective tissue cartilage has widely spaced cells widely spaced cells. The solid matrix is composed of proteins and sugars. The solid matrix is composed of The solid matrix is composed of proteins and sugars. Full stop. अगला पॉइंट इसी में कार्टिलेज में लिखेंगे. कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेसेस. Cartilage smoothens bone surfaces at joints and is also present in the nose, ear, trachea and larynx. In the nose, ear, trachea and larynx. अगला पार्ट लिखा है इसी में. वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स. वी कैन फोल्ड the cartilage of the ears, but we cannot bend the bones in our arms. But we cannot bend the bones in our arms. ठीक है. तो क्या होता है कि कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज तो एक और दूसरी टाइप की कनेक्टिव टिश्यू होती है. कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है कि जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जॉइन करे, जॉइंट करे, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू. अब कार्टिलेज में क्या होता है कि इसमें जो सेल्स हैं, उनमें सेल्स में बहुत ज़्यादा गैप होता है. वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं कार्टिलेज में. उसके बाद द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स. तो जो सॉलिड मैट्रिक्स होती है, सॉलिड मैट्रिक्स का मतलब क्या है? मैट्रिक्स मतलब कि जैसे सेल जो हैं वो फैले हुए हैं, मतलब सेल जो है वो इस तरीके से अरेंज्ड है कि ऐसे 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 हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस तरीके से अरेंज्ड है. तो जब हम कोई भी दो चीज़ों को इस तरह से अरेंज करते हैं तो क्या होता है कि इसको हम बोल देते हैं मैट्रिक्स बोल देते हैं इसको. ये ऐसे होता है कि जैसे एक चादर होती है ना, बेडशीट होती है. तो बेडशीट को अगर आप देखेंगे ना गौर से, तो जब किसी भी कपड़े को देखेंगे, ये शर्ट पहन रखी है, टी शर्ट आप लोगों ने पहन रखी है, किसी भी कपड़े को आप गौर से देखेंगे तो क्या होता है कि आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ दिखाई देगी
ये जो धागे हैं वो धागों से बनता है, कोई भी कपड़ा धागों से बनता है। कैसे कि एक धागा तो ऐसे 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 हॉरिजॉन्टली लगा दिया जाता है, और दूसरा धागा वर्टिकली ऐसे आएगा, इसको क्रॉस करते हुए इसके ऊपर से आएगा, इसके नीचे से, फिर इसके ऊपर से, फिर इसके नीचे से, फिर इसके ऊपर से। ऐसे ही दूसरा धागा इसके ऊपर से, इसके नीचे से, इसके ऊपर से, नीचे से, फिर ऊपर से। तो इस तरीके से ये आएगा और फिर इसको स्ट्रेट खींच दिया जाएगा। तो खींचने पर ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, ठीक। और इनको हम क्लोजली स्पेस कर देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि कपड़ा बड़ा मजबूत है, ठीक है। और अगर हम ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाइडली स्पेस्ड सेल्स, मतलब गैप बना रहता है उसमें। घरों में झाड़ू लगाते हैं, फिर हम पोछा लगाते हैं। तो जो पोछा होता है, पोछे का कपड़ा कभी गौर से देखना, जो मार्केट में पोछे का कपड़ा मिलता है तो उसको गौर से देखना, और आप देखिएगा जब वो थोड़ा घिस जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे जाता है कि थ्रेडिंग हो रखी है, ऐसे 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 थ्रेड लगे हुए हैं वर्टिकली, और ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रेड लगे हुए हैं। तो उसमें जो थ्रेड होते हैं, जब वो कपड़ा पुराना हो जाता है तो हमें ये दिखाई देता है कि थ्रेड में ना काफ़ी गैप आ गया है। तो उस कपड़े का जो डिज़ाइन है उसी को हम बोल देते हैं मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर हमने बहुत सारे सेल्स हैं, उन सेल्स को अरेंज कर रखा है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो हम उस सेल्स के अरेंजमेंट को बोल देते हैं मैट्रिक्स। अब उस मैट्रिक्स में अगर सेल्स में गैप है काफ़ी, तो हम उसको बोलेंगे वाइडली स्पेस्ड सेल्स। सेल्स में काफ़ी गैप आ रखा है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के सेल्स में काफ़ी गैप होता है। तो आप ये देखिए कि अगर सेल्स में काफ़ी गैप है तो बीच में एयर स्पेस होगा, एयर स्पेस होगा तो कार्टिलेज को हम आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जैसे द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। तो ये जो सॉलिड मैट्रिक्स होती है कार्टिलेज की, ये बनती किससे है? प्रोटीन से और शुगर से, इन चीज़ों से ही बनती है कार्टिलेज। उसके बाद कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सर्फेसेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। तो हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम अपनी बोन्स की बात करें, और बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं, अगर हम उन जॉइंट्स की बात करें तो हम अपना हाथ ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये एक जॉइंट है, जो हमारे एल्बो है ये एक जॉइंट है, ठीक है। हम हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो जो रिस्ट है, रिस्ट भी एक जॉइंट है। तो जब हम इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही ना उसमें, ठीक है। वो फिल्मों की बात छोड़ दो, फिल्मों में जब वो हीरो फाइट करने जाता है तो ऐसे कट 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 की आवाज़ आ जाती है, ठीक है, फिर बॉडी बन जाती है उसकी एकदम से। तो वो वाली चीज़ें जो हैं वो तो अलग है, वो तो कहानी में दिखा देते हैं उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। लेकिन वैसे हम कंधे को ऐसे कर रहे हैं, हाथ को ऐसे कर रहे हैं, तो कोई कट कट की आवाज़ नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं वो काफ़ी स्मूथ है। तो जॉइंट्स को स्मूथ बनाने का काम कौन करता है? कार्टिलेज करता है, समझ रहे हैं। तो हमारा, ताकि हम जॉइंट्स को आसानी से मूव करते हैं, नहीं तो पता चला भाई कोई, हम यहाँ बैठे हुए थे, बैठे हुए नहीं थे, हम यहाँ लेटे हुए थे, सो रहे थे, बाजू से पता चला पापा आए, पापा निकल के चले गए, ठीक है। फिर निकल के मत जाया करो, मेरी ना आँखें खुल जाती हैं जब आप निकल के जाते हो। क्यों? क्योंकि वो चलते हुए गए। तो बॉडी में अलग अलग बोन्स में जॉइंट्स हैं, तो कड़ 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 आवाज़ आती चली गई। क्यों? क्योंकि जॉइंट्स जो है वो स्मूथ नहीं थे, ठीक है। तो जॉइंट्स अगर स्मूथ होंगे तो आप चलोगे तो आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन अगर जॉइंट्स जो है वो रफ हो जाएंगे तो वो जॉइंट्स जो है वो आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो फिर आवाज़ होगी, आवाज़ होगी तो फिर सोता हुआ आदमी उठ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि जो बोन्स होती हैं उसके जो जॉइंट्स हैं उनको स्मूथ बनाने का काम भी कार्टिलेज ही करती है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज। ये नोज है, इसको ऐसे घुमाते हैं, तो ये मसल है क्या? ये मसल नहीं है, ये कार्टिलेज की बनी हुई है। नोज को पकड़ के घुमा दो, ऐसे घुमा सकते हैं। कान तो घुमाते हैं, कई बार मम्मी पापा पकड़ लेते हैं, कई बार बचपन में टीचर ने पकड़ा होगा, ठीक है। और ट्रैकिया एंड लैरिंक्स, तो ट्रैकिया क्या होता है? जो हमारा सांस लेने वाला जो पाइप होता है। लैरिंक्स क्या होता है? जो हमारा फूड पाइप होता है। तो ये भी जो दोनों पाइप्स हैं, ये दोनों पाइप्स भी मूव कर सकते हैं, इनको आराम से बेंडिंग आराम से हो सकती है इससे। तो हम ये कहते हैं कि जहाँ पर भी बेंडिंग हो सकती है उसको हम क्या बोल देंगे? कार्टिलेज बोलेंगे। हम ये कहेंगे कि मसल्स में भी हो सकती है बेंडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है क्या कि वो चीज़ जिसको हम अपने हाथ से भी घुमा सकें, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि नोज़ हो गया, ईयर हो गया, ट्रैकिया और लैरिंक्स हो गया, ये मेनली ये आपकी कार्टिलेज की बनी रहती है। अभी वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन अवर आर्म्स। तो जो हमारी बोन्स हैं, हम बोन्स को, हाथ को मोड़ दो भाई, तो हाथ अगर मुड़ेगा तो जॉइंट से ही मुड़ेगा, ठीक है। और वैसे नहीं मोड़ सकते आप कि ये बोन है इसको मोड़ दोगे, उसको तोड़ना ही पड़ेगा, तो वो मुड़ेगा नहीं आसानी से। तो आप ये कहिएगा कि जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज को हम मोड़ सकते हैं लेकिन बोन्स को हम मोड़ नहीं सकते। तो ये मेन अंतर हो गया कार्टिलेज में और बोन में। उसके बाद अगला टिश्यू होता है, उसका काम
सर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है सर आपने उसमें दिखाया था कि ये लूजली पैक्ड होता है और साथ ही में इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, तो सर ये तो फिर ज़्यादा मजबूत नहीं हो गया, तो सर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही तो चीज़ है, फिल्में देखी तो होंगी, फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो पैर पकड़ा, पैर को घुटने से तोड़ दिया, पैर मुड़ गया दूसरी तरफ, तो वो कमज़ोर ही होता है। जितने भी जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स हमेशा कमज़ोर ही होते हैं। कभी भी आप देखेंगे कि जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों का जब एक्सीडेंट होता है, ख़ास तौर पर जो फुटबॉल खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं, तो वो जब गिरते हैं ना, तो कंधे के बल ज़्यादातर कोई गिरेगा तो उसका कंधा जब भी लगेगा तो वो कहते हैं कि वो कंधा जो है वो डिसलोकेट हो गया। तो डिसलोकेट यही होता है कि ये यहाँ वाली जो हड्डी है और जो यहाँ वाली हड्डी है, तो इसके बीच का जो जॉइंट है, वो जॉइंट जो है वो अपनी जगह से हट जाता है, फिर उसको ऑर्थोपेडिशियन जो है वो सेट करके और कुछ टाइम के लिए पट्टी बांध देता है ताकि वहाँ की जो कार्टिलेज डैमेज हो गई है वो रिपेयर हो जाए। ऐसा होता है। तो ज़्यादातर जो चोटें लगती हैं अगर बहुत इंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, तब जाकर तो हड्डी पर असर आता है। हड्डी जनरली आसानी से टूटती नहीं है, हड्डियाँ बड़ी मजबूत होती हैं, टूटती नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वो जॉइंट पर ही आती है। कई आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी कि भाई बाथरूम में गए, बाथरूम में फिसल गए तो हिप जॉइंट उतर गया, हिप जॉइंट डिसलोकेट हो गया, सुना होगा। कई बार सुना होगा कि लिगामेंट में फ्रैक्चर हो गया, खास तौर पर कहाँ पर, घुटने में। तो जहाँ जहाँ पर जॉइंट होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है टूटने का। क्यों? वही जो आप बता रहे हो, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं। तो अगर वाइडली स्पेस्ड सेल हैं तो वो आसानी से टूट सकते हैं और आसानी से वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब कभी कोई खिलाड़ी भी होता है तो वो सबसे पहले आप ये देखिएगा, खास तौर पर जो रेसलर्स होते हैं, तो वो रेसलर्स यहाँ पर भी पूरा अच्छे से उसको पैक करके आते हैं, इसको भी पैक करके दोनों एल्बोज़ को, और जो दोनों उनके घुटने हैं तो उन पर पूरा वो कैप और पैड वगैरह लगा कर आते हैं। नहीं तो क्या है, नहीं तो डैमेज होने के, चोट लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब आगे चलता हूँ मैं। हमारी दो टाइप की कनेक्टिव टिश्यू और बची हुई हैं, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखेंगे 6th टाइप, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। Erular connective tissue is found between the skin and muscles, around blood vessels, and nerves, and in the bone marrow. Nerves and in the bone marrow. अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, it fills the space inside the organs, supports internal organs, it fills the space inside the organs, supports internal organs and helps in repair of tissues and helps in
रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है? इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ये जो स्किन होती है, बॉडी की जो स्किन है और जो बॉडी में मसल्स होती है, उनके बीच में उनको जो कनेक्ट करने का काम करती है, मसल्स को स्किन से जोड़ने का जो काम करती है, वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करती है। इसके बाद ये कहाँ मिलेगी हमको? इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच में मिलेगी, क्योंकि उनको जोड़ने का काम करती है। अराउंड ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स के चारों तरफ जो है वहाँ मिलेगी, और नर्व्स के चारों तरफ मिलेगी। एंड इन द बोन मैरो। बोन मैरो समझते हैं? जो बोन होती है, तो बोन अंदर से खोखली होती है, लेकिन उसके अंदर जो है, उसके अंदर बोन मैरो भरा हुआ होता है, ठीक है। और वो जो बोन मैरो है, वही बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, समझ गए। तो बोन मैरो के चारों तरफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेगी, नर्व्स के चारों तरफ मिलेगी, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ मिलेगी, और स्किन और मसल्स के बीच में यहाँ मिलती है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स के बीच में अगर कहीं पर भी कोई स्पेस है, तो उसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फिलअप कर देती है। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखिएगा कि ऑर्गन है, एक ऑर्गन हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट यहाँ पर हो गया सेंटर में, थोड़ा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की तरफ, किसी किसी एक्सेप्शनल केस में राइट साइड की तरफ टिल्टेड होता है, नहीं तो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि हार्ट है, लंग्स है, रिब्स हैं, और लिवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अरे न जाने क्या क्या बॉडी के अंदर। तो वो जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से ना टकराएं, वो ऐसा ना हो कि हार्ट खिसक के लिवर की जगह पहुंच जाए, लिवर जो है वो हार्ट की जगह पहुंच जाए, ऐसा ना हो। तो उनके बीच का जो जगह है, उनके बीच की जो जगह है, उसमें जो फिलअप कराई जाती है, जो टिश्यू जो भर जाती है बीच में, उसको हम बोल देते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, समझ गए। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मतलब इट एंश्योर्स कि जो ऑर्गन जिस जगह पर है, वो ऑर्गन उसी जगह पर रहे, समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा सेवंथ टाइप है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, हाँ जी, इसमें देखिएगा फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड fat storing adipose tissue is found below the skin and between the internal organs. Below the skin and between the internal organs. Next point लिखेंगे, the cells of this tissue are filled with fat globules. The cells of this tissue are filled with fat globules. Fat globules. एक मिनट वेट करिए। अगला पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट्स इट
storage of fat also lets it act as an insulator. Lets it act as an insulator. तो जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होती है ये क्या काम करती है, ये फैट को स्टोर करती है. तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स. तो स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो टिश्यू होती है कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम फैट स्टोरिंग एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं. तो आप हमेशा ये देखेंगे कि अगर कोई भी इंसान मोटा है तो उसकी जो स्किन है वो काफ़ी मोटी होगी. उसको आप स्किन को अगर टच करेंगे तो वो काफ़ी मोटी होगी. वो इंसान अगर पतला है तो उसकी स्किन बड़ी आराम से पतली सी होगी, पतली सी हाथ में आ जाएगी स्किन आराम से. तो इसका मतलब क्या है कि जो स्किन है और ऑर्गन्स, स्किन और ऑर्गन्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज एडिपोज टिश्यू. और ऑर्गन्स के बीच बीच में जो है, मतलब एक ऑर्गन फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, दूसरा ऑर्गन फॉर एग्जांपल लिवर हो गया, तो उसके बीच का जो स्पेस है दैट इज फिल्ड अप विद एरियोलर टिश्यू. तो एरियोलर टिश्यू कहाँ होगी, ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है. और जो ये है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये कहाँ पर होगी, ये होगी स्किन और ऑर्गन्स के बीच में. ऑर्गन्स के बीच में आपस में जो होगी वो एरियोलर होगी, और स्किन और ऑर्गन्स के बीच में जो टिश्यू होगी दैट इज कॉल्ड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. और उसी में क्या होगा, एडिपोज का क्या काम होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू अपने अंदर फैट भी स्टोर करके रखता है, ठीक है. तो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स. तो इस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो क्या हो गया, अभी तबीयत गड़बड़, ज़्यादा पार्टी करनी थी क्या. चलिए, तो सबसे ज़्यादा खुश अभिषेक था, लेकिन वीडियो में सबसे ज़्यादा खुश हुआ था. एक तो तुम थे, एक अभिषेक था, और एक और था, कोई एक और था. अच्छा, वो वीडियो में बस 2-3 ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो मिसफायर हो गया. डांटनी पड़ी घर में, पूरी अलमारी पर केक आ गया, अलमारी गंदी हो गई, साफ हो गई. उस पर लिखा हुआ था भाई का बर्थडे, नीचे उसने लिख रखा. स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर. तो क्या होता है कि फैट उसमें स्टोर हो जाता है, तो फैट जब स्टोर हो जाता है तो वो एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है. इंसुलेटर समझ गए क्या, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसका मतलब ये नहीं है कि जब मोटा आदमी होगा उसको अगर गर्म कोई चीज़ लगा देंगे तो उसको गर्म महसूस नहीं होगी, या करंट लगा देंगे, मोटा होना मेरे को करंट नहीं लगेगा. तो मेरे फैट्स जो है वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, इंसुलेटर की तरह. ऐसा नहीं होगा. तो इंसुलेटर का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपने नोटिस करा होगा जो ज़्यादा मोटे इंसान होते हैं उनको ज़रा ठंड कम लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक है. तो ठंड उनको कम लगती है, तो आपने देखा होगा जो ज़्यादा मोटे होते हैं वो स्वेटर वगैरह जैकेट को ज़्यादा पहनते नहीं हैं. मेरे को पतले दुबले होते हैं, डायरेक्टली हड्डियों में उनके ठंड जाती है. चलिए जी, अगला टॉपिक नोट करें, मस्कुलर टिश्यू. हमारी 2 टाइप की टिश्यूज़ बचती हैं, मस्कुलर और नर्वस. तो मस्कुलर टिश्यू नोट करिएगा. मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू में लिखिएगा, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स. Muscular tissue consists of elongated cells. Muscular tissue consists of elongated cells, comma, also called muscle fibers. Also called muscle fibers. नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी.
फुल स्टॉप। अगला देखिएगा, मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स called contractile proteins which contract and relax to cause movement. कॉज मूवमेंट। तो मसल टिश्यू क्या होती है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होगी कि जो जिन टिश्यूज से मिलकर हमारी मसल्स बनती हैं उसको मस्कुलर टिश्यू बोल देते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो उसमें लंबे लंबे सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, उनको हम मसल फाइबर्स बोलते हैं। तो बहुत सारे मसल फाइबर्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो उससे मसल बन जाती है। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो मसल्स की वजह से ही होता है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो मसल्स जो हैं उसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं। ये प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं टू कॉज मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना और रिलैक्स का मतलब होता है एक्सपैंड करना। तो फॉर एग्जांपल कोई चल रहा है अगर, तो जब कोई चलता है तो जब वो पैर अपना उठाता है, तो जैसे वो पैर उठाता है तो उसकी जो मसल्स हैं उस टाइम वो एक्सपैंड कर जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम काम कर रही है। और उसके बाद में जब वो एक पैर उठाता है तो उसकी मसल्स जो है एक्सपैंड कर जाती है, दूसरा पैर जो है उस टाइम रेस्ट में है। और फिर क्या है कि जो दूसरा पैर है जब वो रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो मसल्स हैं वो उस टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करी हुई है, मतलब सिकुड़ी हुई है। और जैसे ही वो पहला पैर रखता है नीचे और दूसरा पैर उठाता है तो फिर दूसरे पैर की मसल जो है वो एक्सपैंड कर जाती हैं और पहले वाले पैर की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ये चलता रहता है, ठीक है। और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन चलता है, उसी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है, तभी हम मूव कर पाते हैं। तो ये मस्कुलर टिश्यू में ये था। मस्कुलर टिश्यू जो है वो भी 3 तरीके की होती है। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। Types of muscular tissues. इसमें लिखिएगा muscular tissues are of 3 types. Muscular tissues are of 3 types. तो फर्स्ट लिखेंगे striated muscular tissue, striated muscular tissue, सेकंड है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, और थर्ड है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। पहली हेडिंग डालिएगा स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू।
देखिएगा, वी कैन मूव सम मसल्स कॉन्शियस विल, बाई कॉन्शियस विल. We can move some muscles by conscious will. Full stop. Muscles present in our limbs move when we want them to. Muscles present in our limbs move when we want them to. When we want them to, comma, and stop when we so decide. When we so decide. Next point लिखेंगे. अच्छा, इसी में लिखेंगे बल्कि such muscles are called voluntary muscles. Such muscles are called voluntary muscles. अगला लिखेंगे. These muscles are also called skeletal muscles. These muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones as they are mostly attached to bones as they are mostly attached to bones and help in body movement and help in body movement. Next one लिखेंगे under the microscope. Under the microscope, these muscles show alternate light and dark bends. Alternate light and dark bends. Under the microscope, these muscles also show alternate light and dark bends or striations when stained appropriately. Or striations when stained appropriately. Stained appropriately. क्या होता है कि एक आयोडीन सॉल्यूशन होता है और आयोडीन सॉल्यूशन को जब भी हम किसी सेल पर या किसी भी टिश्यू पर डाल देते हैं
सेल पर अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल देते हैं या सेफ्रोनाइन सॉल्यूशन होता है, अगर उसको डाल देते हैं तो डालने से क्या होता है कि उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उसके जो न्यूक्लियस हैं, वो सब ना अलग अलग तरीके के कलर्स दिखाई देने लगते हैं उनके। ठीक है, तो स्टेन करने का मतलब क्या होता है कि हम किसी सेल पर किसी भी तरीके का या तो फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं या सेफ्रोनाइन सॉल्यूशन डाल रहे हैं या आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं। तो ये डालने पर होता क्या है कि अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं सेल के, उस पर अलग अलग तरीके के धब्बे नज़र आने लगते हैं। तो अलग अलग तरीके के जो धब्बे नज़र आते हैं वो स्टेन्ड इसीलिए लिखा गया है कि उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि हाँ ये चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये चीज़ न्यूक्लियस है, ये चीज़ आपका जो है गोल्गी अपरेटस है, ये वैक्यूल है, ऐसा देख लेते हैं। तो बिल्कुल सेम वही काम है यहाँ पर भी कि अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स ऑल्सो शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। तो माइक्रोस्कोप में अगर हम देखते हैं और उस पर सेफ्रोनाइन सॉल्यूशन डाल देते हैं तो ऑल्टरनेटली लाइट और डार्क बैंड्स नज़र आते हैं। तो अलग अलग लाइट और डार्क धब्बे नज़र आते हैं। तो वो जो धब्बे नज़र आते हैं उन्हीं को हम स्ट्रिएशंस बोल देते हैं। इसीलिए इन मसल्स को स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा जो स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू होती है इसको हम वॉलंटरीली मूव कर सकते हैं। वॉलंटरीली का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने हार्ट की बात करते हैं तो क्या हम अपने हार्ट को ये कह सकते हैं कि भैया वॉलंटरीली आप मतलब हार्ट बीट सब शुरू कर दो, आप अब मूव करना शुरू कर दो, अब आप रुक जाओ? तो ऐसा तो नहीं है। तो वो लगातार जो हार्ट है वो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट लगातार करता रहता है, उसी को हम हार्ट बीट्स बोलते हैं। तो आप ये देखिएगा कि वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। हार्ट बीट्स का चलना या हार्ट बीट्स का रुकना वो हमारे हाथ में नहीं है। तो वो तो इनवॉलंटरी एक्शन हो गया। इनवॉलंटरी मतलब मैं नहीं कर सकता उसको, हार्ट अपने आप ही चल रहा है। लेकिन वॉलंटरी एक्शन ये है कि मैं अपने हाथ को ऐसे 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 मूव करना चाहूँ तो ये मेरे खुद के कंट्रोल में है। तो हम अपने लिम्स को खुद से मूव करते हैं। तो इस वजह से इस वाली मसल को हम वॉलंटरी मसल भी बोलते हैं। वही चीज़ है, वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल, मतलब खुद चाहने से हम कुछ मसल्स को मूव कर सकते हैं। तो मसल्स प्रेजेंट इन अवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू। जब हम चाहते हैं तब वो मसल्स को हम मूव कर पाते हैं। एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड, और जब हम चाहते हैं तब हम उनको स्टॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। तो ऐसी मसल्स को हम इसीलिए वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। अगला पॉइंट, these muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in body movement। इन मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी बोल देते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो ये मसल्स हैं ये हमारी बोन से कनेक्टेड होती है, इस वजह से इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। और माइक्रोस्कोप में प्रॉपरली स्टेन करने पर स्ट्रिएशंस, ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स नज़र आते हैं, इसलिए इनको स्ट्रिएटेड मसल भी बोला जाता है। तो इसके 3 नाम हो गए, स्ट्रिएटेड मसल हो गया, वॉलंटरी मसल हो गया और स्केलेटल मसल हो गया। उसके बाद ये वाला जो है इसी में आप लिखेंगे इसी सर पॉइंट जो में, मसल्स होते हैं सर वो ऑर्गन में आते हैं या बस वो एक टिश्यू ही है? वो एक टिश्यू है। हाँ जी, तो इसमें आप लिखेंगे एज अ रिजल्ट दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। इसी पॉइंट में लिखना है आपको। As a result, they are also called striated muscles. As a result, they are also called striated muscles. Next point लिखेंगे, the cells of this tissue are long, the cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched. Long, cylindrical, unbranched and multinucleate.
ब्रैकेट में लिखिएगा हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, मतलब बहुत सारे उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, तो इसीलिए उसको मल्टी न्यूक्लिएट भी कह दिया जाता है। अगला लिखेंगे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट था स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, सेकंड लिखेंगे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू में आप लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन द एलिमेंट्री कैनाल in the alimentary canal for the contraction and relaxation of blood vessels the movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movements the movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movement। तो हम ये कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल? फूड भाई खाना खाया और खाने का स्वाद पसंद नहीं आया तो क्या मैं उसको रोक सकता हूँ? रुक जा भाई, अंदर मत जा, मेरे को तो पसंद नहीं आया, बाहर निकल। ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो होता क्या है कि ये इनवॉलंटरी मूवमेंट है कि अगर खा लिया, खाने के बाद स्वैलो कर लिया तो वो फिर नीचे जाएगा ही जाएगा, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, ठीक। तो द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड फ्लो हो रहा है, नहीं भाई रुक जा, मैं रोकना चाह रहा हूँ उसको, नहीं कर तो वो रुकेगा नहीं, ऐसे रुकता नहीं है। तो ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है कि ब्लड ने अगर फ्लो करना शुरू करा तो वो फ्लो होगा, ठीक है। फूड अगर हमने स्वेलो कर दिया तो वो अंदर जाएगा। तो इन मूवमेंट्स को हम ये बोलते हैं कि ये मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी मूवमेंट है। हम चाहें या ना चाहें ये काम होगा ही होगा। हमने फूड स्वेलो कर लिया तो अंदर जाएगा ही जाएगा। तो इस वजह से इन मसल्स को इनवॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। जैसे ये वाली वॉलंटरी मसल्स थी, इन वाली को इनवॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही कर दीजिए। गुड इवनिंग।